आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे आंकड़े को डिकोड करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक ऐसी संख्या जो सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आज की मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी से सीधा जुड़ी हुई है। अक्सर हम इतिहास को बीते हुए कल की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम जिन रिपोर्ट्स और डेटा पर चर्चा करेंगे, वो एक ऐसी कड़ी जोड़ते हैं जहां सदियों पुराना वेल्थ एक्सट्रैक्शन आज की बढ़ती असमानता का सबसे बड़ा कारण बनता दिखता है। तो बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए इस डेटा की गहराई में चलते हैं और इस विशाल संख्या को देखते हैं। 65 लाख करोड़ डॉलर यानी 65 ट्रिलियन डॉलर्स, ये कोई आम नंबर नहीं है। शोधकर्ताओं के नए अनुमान बताते हैं कि ये उस अकूत संपत्ति का आकार है जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से निकाला गया था। सोचिए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक फुटनोट नहीं है, बल्कि दुनिया के आर्थिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस बात को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पेश की गई एक विस्तृत रिपोर्ट में बहुत प्रमुखता से सामने रखा गया है। इस पूरी चर्चा को हम कुछ हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इस 65 लाख करोड़ डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े पर बात करेंगे, फिर इसकी तुलना आज की जीडीपी से करेंगे, टेकर्स नॉट मेकर्स रिपोर्ट के निष्कर्षों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे हिस्टोरिकल मोनोपोलीज और आज की बढ़ती ग्लोबल इनइक्वालिटी के बीच एक सीधा कनेक्शन है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। 65 लाख करोड़ डॉलर और इस वेल्थ ट्रांसफर का पैमाना। सच कहा जाए तो इतनी बड़ी संख्या की कल्पना करना इंसानी दिमाग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यही वो पैमाना है जो पूरी पीढ़ियों की अर्थव्यवस्थाओं को बनाने या पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब सवाल उठता है कि ये विशाल आंकड़ा आया कहाँ से? इसका मुख्य स्रोत है ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक बिल्कुल नई रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है Takers Not Makers: The Unjust Poverty and Unearned Wealth of Colonialism। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग के दौरान प्रस्तुत किया गया था। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस प्रतिष्ठित मंच पर पेश किए गए डेटा और उसके निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से समझना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इस 65 लाख करोड़ डॉलर की तुलना जीडीपी से करेंगे, क्योंकि जब तक इस अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट ऐतिहासिक आंकड़े को हम आज के परिचित आर्थिक पैमानों पर नहीं रखते, तब तक इसकी असल गंभीरता समझ नहीं आ सकती। और ये आंकड़े इस बात को बेहद शानदार तरीके से दर्शाते हैं। जरा आज की मॉडर्न इकोनॉमीज पर गौर कीजिए। आज अमेरिका की जीडीपी लगभग 30 लाख करोड़ डॉलर है, चीन की 17 लाख करोड़ और भारत की 4 लाख करोड़ डॉलर के आसपास है। अब इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो 65 लाख करोड़ डॉलर का सीधा सा मतलब है मॉडर्न अमेरिका की टोटल जीडीपी का दुगने से भी ज्यादा, या फिर भारत की वर्तमान जीडीपी का लगभग 16 गुना। है ना हैरान करने वाली बात? इस भारी आर्थिक बदलाव का एक और सबूत ग्लोबल ट्रेड के आंकड़ों में साफ झलकता है। रिपोर्ट बताती है कि अंग्रेजों के आने से पहले वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 25 से 35% के बीच थी, जो ब्रिटिश शासन के अंत तक गिरकर 2% से भी कम रह गई। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक पूरे आर्थिक ढांचे का धराशायी होना था। आइए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं और टेकर्स नॉट मेकर्स रिपोर्ट की टाइमलाइन और इसके तरीकों को समझते हैं। आखिर इतने बड़े पैमाने पर पैसा निकाला कैसे गया? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था? इस टाइमलाइन को देखने से तस्वीर काफी साफ हो जाती है। संपत्ति निकालने की जो मुख्य अवधि या कोर एक्सट्रैक्शन पीरियड था, वो 1765 से 1900 के बीच माना गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2018 में मशहूर अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने इस राशि का अनुमान 45 लाख करोड़ डॉलर लगाया था। और अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पेश हुई ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट ने 1765 से 1900 के बीच के स्पेसिफिक आंकड़ों का विश्लेषण करके इस अनुमान को और भी ठोस आधार दिया है। रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं, वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। इसके अनुसार 1765 से 1900 के बीच भारत से 64.28 लाख करोड़ डॉलर बाहर निकाले गए, जिसमें से 33.8 लाख करोड़ डॉलर का सीधा फायदा ब्रिटेन के टॉप 10% सबसे अमीर लोगों को मिला। उसी दौरान भारत के इंडस्ट्रियल बेस को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया गया, यानी एक तरफ का विकास दूसरी तरफ के सुनियोजित विनाश पर टिका हुआ था। यहीं से हमारे चौथे हिस्से की शुरुआत होती है, ऐतिहासिक बनाम आधुनिक एकाधिकार।
इस रिपोर्ट का मुख्य मकसद सिर्फ बीते हुए कल की बात करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि ऐतिहासिक ढांचा आज की ग्लोबल इकोनॉमी में किस तरह से अपनी जगह बनाए हुए है। तो अब एक बेहद बड़ा और एनालिटिकल सवाल सामने आता है, क्या एक्सट्रैक्शन और एकाधिकार की ये व्यवस्था आज भी जिंदा है? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर सच में पीछे छूट चुका है, या उसने बस आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का रूप ले लिया है? रिपोर्ट बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक मोनोपोलीज और आज की मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एमएनसीज के बीच एक सीधी तुलना करती है। इसमें यह तर्क दिया गया है कि आज की ग्लोबल सप्लाई चेन्स अभी भी ग्लोबल साउथ के सस्ते और शोषित श्रम पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं, और आंकड़े इस बात की गवाही भी देते हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में दुनिया के टॉप अरबपतियों की दौलत 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ी, जिससे उनकी कुल संपत्ति में 2 लाख करोड़ डॉलर का भारी इजाफा हुआ। ये हमें हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर लाता है, बढ़ती वैश्विक असमानता। आधुनिक संपत्ति की असली बनावट क्या है? आज की तारीख में ये बेहिसाब पैसा आखिर पैदा कहाँ से होता है? अब इस डेटा में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पर गौर करते हैं। आधुनिक अरबपतियों की कुल संपत्ति का लगभग 60% हिस्सा अनअर्न्ड है, यानी बिना मेहनत के कमाया हुआ। रिपोर्ट इस 60% हिस्से को विरासत, भाई भतीजावाद और मोनोपोली से जुड़ा हुआ मानती है। सिर्फ 40% ही ऐसी दौलत है जिसे सच में मेहनत से अर्जित किया गया है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारा आज का सिस्टम सच में योग्यता पर आधारित है, या फिर उन्हीं पुराने एकाधिकार वाले नियमों पर? इसी के आधार पर रिपोर्ट एक ऐसी भविष्यवाणी करती है जो सच में चिंता का विषय है। खरबपतियों का युग या एरा ऑफ ट्रिलियनेयर्स। संपत्ति का केंद्रीकरण इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि दुनिया बहुत जल्द अपना पहला खरबपति देख सकती है, जबकि दूसरी तरफ आम इंसान और मजदूर आज भी बुनियादी जरूरतों, जलवायु परिवर्तन की मार और रोजगार बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ विराम देते हैं। क्या आज की मल्टीनेशनल मोनोपोलीज सिर्फ उसी ऐतिहासिक औपनिवेशिक निष्कर्षण का एक नया आईना भर है? इस सवाल का कोई एक आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस डेटा पर विचार करने से आज की आर्थिक वास्तविकताओं को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया जरूर मिलता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तथ्यों की खोज और नए नजरियों की ये यात्रा ऐसे ही जारी रहनी चाहिए।